नमस्कार साथियों, आप सभी सज्जनों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, EPSSC पैट 2023 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप सभी स्टूडेंट अपने अपने फॉर्म भर रहे होंगे और कुछ ने भर भी दिया होगा और जिन्होंने नहीं भरा अभी तक फॉर्म, वो प्लीज़ फॉर्म को अवश्य और जल्दी से जल्दी भर लें, क्योंकि बाद में वेबसाइट इसकी हैंग होती है। तो साथियों, इस नई वीडियो में हम आज बात करेंगे कि EPSSC पैट में कम मेहनत से स्कोर 80+ मार्क्स कैसे प्राप्त किया जा सकता है और परसेंटाइल 99% कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, तो साथियों, इसका मैं आपको ये आप मजाक नहीं समझें कि ये पता ना कैसे आ सकता है 80% स्कोर, ये तो सब ऐसा ही है। तो इसके लिए मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि मैंने 2021 का पैट दिया था, जिसमें मेरा परसेंटाइल 99.58 परसेंटाइल था, जिसमें नंबर थे मेरे 83 नंबर थे इसमें। ठीक है, और इस वाले में मैं आपको बता दूं साथियों, इस वाले पैट में इसमें तो मेरे 83 नंबर थे, और इस वाले पैट में 2022 वाले पैट में ये 99.01 परसेंटाइल था। इसमें मेरे मार्क्स 75.79 मार्क्स थे। ठीक है, तो साथियों, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा अपर लेवल का था, तो चलो साथियों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे कम मेहनत में 80+ मार्क्स कैसे पाया जा सकता है। तो एक बात बताऊं साथियों मैं आपको कि अगर आपको यूपी में कोई जॉब चाहिए, क्योंकि यूपी में जॉब जब भी आएंगी तब EPSSC पैट के स्कोर कार्ड के बिहेव पर ही वैकेंसी आएंगी। तो आपको EPSSC पैट में अच्छा स्कोर करोगे तभी आप किसी न किसी एग्ज़ाम में बैठने लायक रहोगे। ठीक है, तो ये आपकी चाहे मजबूरी समझो चाहे कुछ भी समझो, अगर आपको नौकरी चाहिए तो एक अच्छा स्कोर एटलीस्ट लगभग 95% स्कोर आपको करना ही पड़ेगा किसी भी पेपर में बैठने के लिए। और अच्छी जो पोस्ट आती हैं, बहुत कम वैकेंसी आती हैं, उसके लिए आपको कम से कम 98 से 99 परसेंटाइल स्कोर आपको करना होगा। ठीक है साथियों, तो ये आपकी मजबूरी समझें चाहे कुछ भी समझें, इतना स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। तो साथियों, इस स्ट्रैटेजी को जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप 2021 जो पैट हुआ था उसके जो पेपर हुए थे, 4 पेपर हुए थे, वो आप देखें। 4 पेपर हुए थे, उसका आप एनालिसिस करें, एक बार गो थ्रू हो लें उससे, यानी कि देख लें क्या क्या पूछा गया उसमें, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा, 2022 में जो भी पेपर हुए थे उसमें भी 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, उसके भी आप एक बार सभी क्वेश्चन को गो थ्रू कर लें। ठीक है, तो आपके लिए पता चल जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट जब इसका सिलेबस देखते हैं तो अक्सर सिलेबस को देखकर बहुत घबरा जाते हैं कि 5-5 नंबर का जो टॉपिक आ रहा है उसमें इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दे रखा है। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा है। ठीक है, सिलेबस बहुत छोटा है, तुम्हें सेलेक्टिव पढ़ना है, ये नहीं है कि पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो साथियों, अब मैं जो मेन टॉपिक है मेरा इस स्ट्रेटजी का, वो है कि सिलेबस को आप अच्छी तरह से रीड करें। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस की डिटेल एनालिसिस कराने वाला हूँ कि सिलेबस में क्या है और क्या पढ़ना है और कैसे कम मेहनत में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये है सिलेबस आपका कि 100 प्रश्न आने वाले हैं, इसमें 100 प्रश्न आने वाले हैं, और ये एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 100 प्रश्न यानी कि 100 नंबर के होंगे, और 2 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा। टाइम बिल्कुल सफिशिएंट है, लेकिन अगर DI हार्ड नहीं आए तो सफिशिएंट है, और DI थोड़ी हार्ड आ गई तो ये कम भी पड़ सकता है टाइम। ठीक है साथियों, क्योंकि 2022 वाले पैट में ऐसा हो चुका है, उसमें टाइम शॉर्ट पड़ गया था DI के चक्कर में। तो चलो अब करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें ये टॉपिक दे रखा है, वो है ये टॉपिक दे रखा है साथियों, वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास दे रखा है, ये 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस 5 क्वेश्चन के जो टॉपिक दे रखे हैं वो स्पेशल टॉपिक दे रखे हैं, पूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है साथियों। क्या क्या इसमें क्वेश्चन मतलब टॉपिक दे रखे हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता दे रखी है, वैदिक संस्कृति दे रखी है। ठीक है, तो आपको जब भी इतिहास उठाना है तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला टॉपिक पढ़ना है, फिर वैदिक संस्कृति जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अर्थवेद, ये टॉपिक पढ़ने हैं। और आपको उसके बाद में बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध की जीवनी पढ़नी है, वही उथली उथली जीवनी पढ़नी है, ये नहीं है कि बहुत डेप्थ में जाके। तो मैं बताऊंगा आपको सोर्स कहाँ से पढ़ना है। तो अभी एक मिनट
बता दूं आपको कि गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, ठीक है। तो जैन धर्म में यहाँ महावीर स्वामी की केवल जीवनी पढ़नी है। जैसे जैन धर्म तो काफ़ी बड़ा है कि पहले तीर्थकर कौन थे, इसे भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो अब बाकी गौतम बुद्ध के बारे में कहाँ मृत्यु हुई, कहाँ इनका जन्म हुआ था और कब मृत्यु हुई थी, कब जन्म हुआ था, ठीक है। पहला उपदेश कहाँ किया था, अधिकतर सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, यही सब पढ़ना है। तो ये पढ़ना है आपको। उसके बाद में इस्लाम धर्म वगैरह, वैष्णव धर्म वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बाकी पूरा इतिहास बस देखो। फिर उसके बाद में पढ़ना है मौर्य वंश। मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। बाकी मौर्य वंश तो काफ़ी बड़ा है, कनिष्क है, पुष्यमित्र है, सही है। तो बाकी बहुत सारा मतलब बहुत से शासक है इसमें, लेकिन आपको केवल और केवल अशोक के बारे में पढ़ना है। बस यही है टॉपिक कि आपको उस टॉपिक में से टॉपिक निकालना है। तो मौर्य वंश में से भी केवल सम्राट अशोक के ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सम्राट अशोक के ही बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश, अब ये गुप्त वंश आ गया साथियों। तो गुप्त वंश में आपको ये आप समझोगे कि गुप्त वंश तो बहुत बड़ा है, तो गुप्त वंश ऐसा नहीं है। गुप्त वंश में क्या पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ना तो मैं श्रीगुप्त के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ना तो मैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना है। केवल आपको समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है कि मतलब, और एक आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, बस और कुछ नहीं पढ़ना। गुप्त वंश खत्म। उसके बाद में आता है हर्षवर्धन, यानी कि हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है कि इसकी कौन कौन सी रचना थी, इसके दरबार में कौन सा आया था, कि हरिशेन, बाणभट्ट वगैरह इसके बारे में इसके दरबार में रहते थे। और कादम्बरी किसकी रचना, हर्षचरित्र किसकी रचना है, रत्नावली किसकी रचना है, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन की रचना है, तो हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपका आता है राजपूत काल, ठीक है। उसके बाद में सल्तनत काल। अब देखो यहाँ सल्तनत काल दे रखा है, तो सल्तनत काल में आपको सल्तनत काल स्टार्ट होता है 1206 से। 1206 से लेकर जब तक मुगल काल स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक सल्तनत काल चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1206 से लेकर 1526 तक का सारा पढ़ना है, ठीक है। यानी कि थोड़ा थोड़ा सारा पढ़ना है ऊपर ऊपर से, यानी कि आपको गुलाम वंश पढ़ना है, आपको खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है, सही है, और लोधी वंश पढ़ना है। यानी कि सभी वंश आपको पढ़ने हैं यहाँ पर सल्तनत काल में, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत काल होता है 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ना है मुगल साम्राज्य। अब देखो यहाँ मुगल साम्राज्य दे रखा है, तो मुगल साम्राज्य भी पूरा पढ़ना है, कहीं स्पेशल टॉपिक नहीं दे रखा है इसमें। तो 1526 से लेकर यानी कि 1757 तक आपको मुगल साम्राज्य पढ़ना है, लेकिन ये आगे भी जाता है, 1857 तक भी जाता है कि, लेकिन 1857 में आपको देखने को मिला होगा। देखो 1526 से लेकर 1757 तक ये मुगल साम्राज्य रहता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद में 1857 में जाकर 1757 से लेकर 1857 तक ये अंग्रेज राज्य करते हैं। लेकिन फिर एक मुगल शासक बहादुर शाह जफर ये उठ खड़ा होता है और 1857 के युद्ध में या स्वतंत्रता संग्राम में ये भी रोल दिखाता है, ठीक है। तो आपको 1526 से लेकर 1857 के बीच में आपको पढ़ना है, और ये मुगल साम्राज्य हो गया। फिर मराठा है। अब देखो मराठा है, केवल मराठा के बारे में पढ़ना है। पेशवा है, बाजीराव है, ठीक है, तो माधवराव है, इसके बारे में पढ़ना है। बाकी आपको सिख वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। और फिर उसके बाद में पढ़ना है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब देखो यहाँ पर दो टॉपिक हो गए, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, यानी कि जो अभ्युदय हुआ था 1757 में प्लासी के युद्ध से, इसका ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय हुआ था। और उसके बाद में 1857 तक इसकी प्रक्रिया चली थी, ठीक है। तो यहाँ से अभ्युदय हुआ था और 1857 में जाके आपको ये भी टॉपिक मिल जाएगा कि कहाँ गया टॉपिक, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ से किस नेता ने, यानी कि झांसी की रानी है और आपके अवध में बेगम हजरत महल है, किसने कहाँ नेतृत्व किया था, ठीक है, और कहाँ किस गवर्नर ने दमन किया था, आपको यही पढ़ना है। तो चलिए साथियों, अभी मैं इसके लिए एक बुक बताऊंगा और कहाँ से पढ़ने हैं, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, बहुत लिमिटेड सोर्स में पढ़ना है आपको, अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको टॉपिक के बारे में बात करते हैं। फिर ब्रिटिश राज का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद में अब ये 5 क्वेश्चन आने हैं यहाँ पर हिस्ट्री से, सही है। तो 5 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हल्का हल्का पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन आता है, राष्ट्रीय आंदोलन भी यानी कि हिस्ट्री का ये टॉपिक है। 5 क्वेश्चन यहाँ से आने। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी कि स्वाधीनता आंदोलन कहाँ मिलेगा, जैसे दादा भाई नौरोजी ने 1896 में एक अधिवेशन में स्वाधीनता के बारे में कहा था। फिर 1900
19 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पढ़ना है और ये अपना आप टॉपिक कवर हो जाता है। जब मैं बताऊँगा आपको कहाँ से पढ़ना है, तो वहाँ अगर पढ़ोगे एक फिलो में ना, तो ये सभी टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं कब कवर हो गए। फिर आता है स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस स्पेसिफिक टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि महात्मा गांधी और नेताओं की भूमिका आई थी। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यह है 1930 में स्टार्ट किया गया है, 30-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ना 1885, यानी कि 1885 से लेकर 1947 तक का हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको ये सारे के सारे टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे। आपको लग रहे हैं कि बहुत तगड़े टॉपिक हैं, लेकिन इसी में सब कवर हो जाएंगे। यहाँ पे अधिवेशन कवर हो जाएंगे, यहीं पे आपको क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद, यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक यहाँ पर ये नरम दल चला था। ठीक है, और उसके बाद में 1905 से लेकर जो आगे प्रक्रिया चली है वो गर्म दल की थी। इसी को उग्रवादी दल कहते हैं, उग्र राष्ट्रवाद का उदय कहते हैं, जिसमें बाल गंगाधर यानी कि विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय यही थे। ठीक है, तो ये आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे जब एक फिल्म में पढ़ेंगे आप तब। फिर विधायी संशोधन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, हर बार क्वेश्चन पूछा था, 2021-22 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा बिल्कुल स्पेसिफिक। फिर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब यह है टॉपिक आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो यहाँ से स्पेसिफिक टॉपिक पूछे आना है सुभाष चंद्र बोस का, चाहे किताब पूछ लें, चाहे उनका जन्मतिथि पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी कि सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये इतिहास की बात हो गई। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको यानी कि भारत और विश्व के बारे में पढ़ना है। भारत और विश्व में यानी कि भारत की नदियाँ और विश्व की नदियाँ। विश्व की नदियाँ जैसे अमेजन है, नील नदी है और टाइबर नदी है। आपको पढ़ना है कि कहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, रोम नदी है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ पर इसकी झील वगैरह बनती है, ये चीज़ पढ़नी है। अगर आपको कठिन लगे इससे पढ़ते हुए तो आप मुझे बता दीजिएगा और आपको मैं इस डाटा को कलेक्ट करके आपको दे सकता हूँ, बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पूरा ग्राफ के हिसाब से। फिर भारत की नदियाँ, जैसे भारत की उत्तर भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, जैसे ये भारत हो गया हमारा, इधर उत्तर भारत है, इधर उत्तर भारत है, ये उत्तर भारत की नदियाँ हैं, इधर दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे उत्तर भारत में 3 नदी तंत्र हैं, जैसे ये सिंधु नदी तंत्र है, ये गंगा नदी तंत्र है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इनके उद्गम स्थल बताओ। ठीक है, ये उद्गम स्थल पढ़ने हैं। ये कहाँ पे गिर रही हैं, ये चीज़ देखनी है, कहाँ गिर रही हैं। तो यही सब चीज़ पढ़ना है। इनकी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, ये सब चीज़ पढ़नी है आपको। उसके बाद में प्रायद्वीपीय नदियाँ जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके बारे में पढ़ना है। बहुत आसान पड़ जाता है अगर आप पढ़ते रहेंगे तो। ठीक है, और ये भूजल संसाधन है आपको, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, बस ये पढ़ना है। भारत और इंडिया मतलब वर्ल्ड के दृष्टि से मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र और मरुस्थल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे सहारा मरुस्थल, एटलस मरुस्थल कहाँ पे है, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, ये सब कहाँ पे है। वन के बारे में पढ़ना है, तो आप वन नीति पढ़ना 2019 की, बस उसी से आपके टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, वन नीति 2019। खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के बारे में, तो भारत में कोयला कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, और यही सब चीज़ है। खनिज संसाधन, जूट वगैरह कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो बाकी स्पेसिफिक जगह पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है। भारत और इसकी राजनीतिक भूगोल, कि कौन सी देश की बाउंड्री किस से लग रही है, ये चीज़ पढ़नी है। कि नेपाल की बाउंड्री किस प्रदेश से लग रही है, कितने भारत के प्रदेशों से लग रही है। ठीक है, ये चीज़ पढ़नी है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, यानी कि ये भी विश्व के बारे में भी पढ़ना है, जो भारत के पड़ोसी देश है उसके बारे में। फिर जलवायु, मौसम, टाइम जोन से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर जननांकीय परिवर्तन है, प्रवास है। यहाँ पर ये आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आने हैं, और 5 क्वेश्चन बहुत, इकोनॉमिक्स हर किसी को हार्ड लगती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इकोनॉमिक्स बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, मात्र 2 दिन मेहनत करोगे, 2 दिन में आपकी पूरी इकोनॉमिक्स जो यहाँ पर पैट में पूछी जाएगी, यूपीटर+ पैट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप इसमें कमांड कर लोगे 2 दिन में। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको सोर्स बताऊँगा, उससे पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो तो इस टॉपिक को मैं करा सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक पढ़नी है, जिसमें योजना आयोग पढ़ना है आपको,
और पंचवर्षीय योजना पढ़नी है बस। पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर जो भी 2017 तक योजना चली थी, 12 पंचवर्षीय योजना चली थी, तो इसी के बारे में पूछे आना है और निश्चित क्वेश्चन एक आना है यहाँ से। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हरित क्रांति और यहाँ ये है ऑपरेशन फ्लड है, दुग्ध विकास है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये सब आपको पढ़ना है। एक 1969 में हुआ था, ठीक है, और 1980 में हुआ था, यह आपको पढ़ना है, बहुत आसान पड़ जाएगा। और 1991 के बाद आर्थिक सुधार किया हुए थे, ठीक है, तो ये उदारीकरण वगैरह आया था, इसी से रिलेटिव पूछना है। 2014 के पश्चात इसमें आर्थिक सुधार पूछना है, जैसे कृषि में क्या सुधार हुआ था, ढांचागत श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी से क्वेश्चन आपका एक आना है। कब जीएसटी लागू हुई थी, ऐसे ही लगभग सिंपल क्वेश्चन आएगा। और कौन कौन सी मदों पर जीएसटी लगती है, कितनी मदों पर है, 4 प्रकार से जीएसटी लगती है आपको, यानी कि 3 प्रकार से SGST होता है स्टेट वाली, एक CGST होता है सेंट्रल वाली, और एक IGST होता है, वो इंटीग्रेटेड होती है स्टेट और सेंटर की, ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है इंडियन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना, डेफिनेट राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, ये टॉपिक पढ़ना है। मात्र एक पेज में मैं आपको बता दूंगा कि ये पढ़ना है बस, वहीं से क्वेश्चन डेफिनेट आएगा 100% आपको यहीं से एक क्वेश्चन मिलना है। इन 5 क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन सिक्योर कर दिया आपका। मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा 101%, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपका स्थानीय निकाय पंचायती राज से, एक क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन तो मैंने यहीं बता दिया आपको, 2 क्वेश्चन और कराने हैं बस, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो मात्र 3 पेज की डिटेल बताऊँगा मैं, और 3 पेज नहीं, 1 पेज में भी तीनों टॉपिक आ सकते हैं, बस इतना शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, तो आपको 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ज्योग्राफी में आपको विज्ञान में आपको क्या करना है, विज्ञान में आपको कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर मात्रक वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। और रसायन विज्ञान में ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, जो अम्ल क्षार है वो पढ़ लो। और जीव विज्ञान में थोड़ी सी मेहनत कर लो बस। जीव विज्ञान में क्वेश्चन आएंगे, विटामिन कितने प्रकार की होती है, विटामिन इसमें कौन सी विटामिन है, इससे कौन सी प्रोटीन है, ठीक है, कौन सा रोग होता है, इसमें यही क्वेश्चन आएंगे। तो अभी और चलते हैं, प्रारंभिक गणित है। प्रारंभिक गणित ये 6 टॉपिक दे रखे हैं भाई साहब, 6 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल है, 2-3 दिन में आपकी ये मैथ फिनिश हो जाएगी। अगर आप अपने स्तर से पढ़ना चाहते हो, अपने स्तर से पढ़ लो, चाहे कोई सी भी किताब लगा लो, जैसे क्या नाम है आपका HD यादव है, पैट के हिसाब से सफिशिएंट है, और भी किताब है RS अग्रवाल वगैरह, ये लगा सकते हो। और इसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको पढ़ना है, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं 3-4 क्लास आपको करा सकता हूँ, और 3-4 क्लास में ही आपको वहीं से क्वेश्चन छप जाएंगे आपकी किताब में, ठीक है। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 5 के 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। फिर सामान्य हिंदी की बात आती है, तो सामान्य हिंदी में साथियों इतने चैप्टर हैं, ये चैप्टर हैं इतने, और कुल 5 क्वेश्चन आएंगे इतने चैप्टर से, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे इतने चैप्टर से। संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के शब्द, लिंग, भिन्नार्थम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचना, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, ये आप सभी अपने बेस पर कर सकते हैं। चाहे आदत पब्लिकेशन की किताब है, उसमें से इन टॉपिक को कर लो, ठीक है। और उसके बाद में सामान्य अंग्रेजी है, जिन भाइयों की अंग्रेजी वीक है वो अंग्रेजी को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जरूर नहीं तो मैं 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो 100 में से आप 5 क्वेश्चन हटा भी देंगे, फिर भी आपके 80+ नंबर आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश की टेंशन नहीं लेनी है। अगर इंग्लिश पढ़ने का थोड़ा सा है जुनून आपके लिए, तो मैं बता दूं, अंग्रेजी व्याकरण यानी कि आपको ग्रामर पढ़नी है अंग्रेजी, ठीक है, ग्रामर पढ़नी है। और उसके बाद में वोकैब पढ़नी है, थोड़ी सी 2-3 क्वेश्चन वोकैब के आएंगे। इन 5 क्वेश्चन में से वोकैब के आपके 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन तो मान ही लो। उसके बाद अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो ये है आपका अंग्रेजी में, यानी कि कोई पैसेज आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन उससे आ सकते हैं, बस 5 क्वेश्चन हो गए, बस भरपूर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में तर्क एवं तर्क शक्ति, देखो इसमें अंग्रेजी व्याकरण का बताऊं मैं, जैसे वोकैब है, वोकैब में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्लोज है, बहुत आसान पूछी जाती है वोकैब। क्लोज है, क्लोज का एंटोनिम क्या है, क्लोज मीन्स बंद, तो एंटोनिम क्या होगा, इसका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये डेली यूज वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में रीजनिंग है, रीजनिंग आप ये 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं इन इतने टॉपिक को पढ़कर। स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ें, बाकी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान रीजनिंग आएगी। उसके बाद में यहाँ देखो 10 क्वेश्चन आएंगे आपको भारत और वैश्विक की करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स भैया अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। कोई भी मंथली मैगजीन ले लें, चाहे कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लें जिसकी मंथली
वीडियो पढ़ी हो, बस लगभग मिनिमम 6 माह का करंट अफेयर्स पढ़ना। जैसे एग्ज़ाम आपका हो सकता है कि नवंबर में हो जाए आपका एग्ज़ाम, तो नवंबर से पहले 6 महीने तक की करंट आप मंथली वाली करके रख लें तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, सामान्य जागरूकता, ये जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। देखो कहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, जितने भी भारत के, पाकिस्तान है और ये तुम्हारा नेपाल है, भूटान है, चीन है, ठीक है, और श्रीलंका है, इनके सब के बारे में आपको पढ़ना है। और इसकी देश राजधानी और मुद्रा, ठीक है, इनकी जो राजधानी है वो पढ़नी है। जैसे जयवर्धनेपुरम कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान राजधानी, ये पढ़नी है। और मुद्रा पढ़नी है इसकी, क्योंकि साफ साफ दे रखा है तो पढ़ना ही पढ़ना है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यानी कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके सीएम के बारे में, इनके गवर्नर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो और क्या, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में आपको थोड़ी ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि भारतीय संसद में कितनी सीट है, राज्यसभा में कितनी सीट है, लोकसभा में कितनी सीट है, किस प्रदेश का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, और इसमें लोकसभा में चयन के लिए कितनी आयु चाहिए और राज्यसभा में चयन के लिए कितनी आयु चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको देख के जाना है। फिर ये दिवस आपको पढ़ने हैं, और जो विश्व संगठन है जैसे WHO है, WTO है, ठीक है, UN है, तो ये सब आपको पढ़ना है, इनके मुख्यालय पढ़ने हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, मैं एक पेज में आपको लिखकर सभी संगठन और उनके हेडक्वार्टर आपको दे दूँगा। ठीक है, और ये है भारतीय पर्यटन स्थल, जो आप ल्यूसेंट की किताब में जोग्राफी में हो सकता है, या फिर हाँ जोग्राफी में ही है, भारत के पर्यटन स्थल, वहाँ पर ये टॉपिक को कर सकते हैं। और आपका ये है भारत की कला संस्कृति, ये पढ़ना है। और ये है भारत एवं विश्व के खेल, जैसे भारत के खेल, भारत का हॉकी खेल है, उसके बारे में आपको पता ही है, लेकिन विश्व के भी खेल आपको पता होना चाहिए। जैसे रग्बी, फुटबॉल कहाँ कहाँ, तीरंदाजी नेपाल का है, ठीक है, तो क्रिकेट इंग्लैंड का है, इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हॉकी भारत के साथ में पाकिस्तान का भी है, इन सब के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए। फिर भारतीय अनुसंधान संगठन, जो कि आपको ल्यूसेंट में लास्ट में जो विविधता है तो वहाँ पे मिल जाएगा, और ज्योग्राफी में भी लास्ट में मिल जाएगा भारतीय अनुसंधान संगठन। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक आपको, एक तो जो स्वतंत्रता सेनानी है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश आज़ाद कराने में जिनका हाथ था, उनकी जो किताब लिखी हुई है, उनकी किताब से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुस्तककार। तो सबसे पहले आप पुस्तकों के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी जैसे अबुल कलाम आज़ाद हैं, उनकी जो क्वेश्चन मतलब पूछी गई किताब है, पूछी जा चुकी है 2022 पैट में, और 2021 पैट में भी पूछी जा चुकी है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश पूछी गई है, ठीक है, तो जो हमारे इंडियन जो हिस्टोरिकल पर्सन रह चुके हैं, उनकी किताब सबसे पहले पढ़ें। उसके बाद में टाइम बचता है तो लास्ट में जो है ल्यूसेंट के पीछे जो विविध वाला पोर्शन है उसमें किताब दे रखी है, तो आप पढ़ सकते हैं किताबों को। ठीक है, पुरस्कार एवं विजेता, पुरस्कार और विजेताओं के बारे में पढ़ना है। पद्म पुरस्कार और भारत रत्न, यह है नोबेल पुरस्कार, इनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। उसके बाद में आता है हिंदी के 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। 5 क्वेश्चन पहले आ गए व्याकरण संबंधी, लेकिन 10 क्वेश्चन है पैराग्राफ में पाएंगे, और ये पैराग्राफ इतने सिंपल होती हैं कि ये तो केवल क्वेश्चन आपको फ्री के मिल रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको फ्री के मिल रहे हैं, फ्री के नंबर दिला के जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है, ये है 10 क्वेश्चन आएंगे 2 पैराग्राफ में, 5-5 के, ये है मैथ के। ठीक है, और ये भी है मैथ के 2 पैराग्राफ आएंगे 5-5 क्वेश्चन के, ये भी है, यानी कि कुल 20 क्वेश्चन यहाँ पर DI के आएंगे। DI के डाटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन आएंगे, और ये 20 के 20 आप ईजिली कर सकते हो। यानी कि 2022 में तो बेशक एक DI हर शिफ्ट में हार्ड आ रही थी, लेकिन ज़रूर नहीं कि हर साल DI हार्ड आए। और DI एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इजीली इस टॉपिक को इजीली आप कवर कर सकते हो और एग्जाम में बेटर परफॉर्म करके आ सकते हो, 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हो। तो साथियों, इस DI के लिए मैं किताब बोलना चाहूँगा, किताब कोई नहीं है। अगर आप चाहते हो DI को अच्छे ढंग से पढ़ना, और मैथ के वो 5 टॉपिक हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 6 टॉपिक हैं, उनके लिए पढ़ना, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं DI और वो 6 टॉपिक वो आपको कराऊंगा, और ऐसा करा दूंगा कि आपको DI और उसकी किताब लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, ये रहा हमारा ब्रीफ सिलेबस। तो आपको मैं बता दूं, GS के लिए जो मैंने एक तो मैथ के लिए बताते हैं, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की किताब बता दी, वहाँ से शॉर्ट आप जो टॉपिक वाइज पढ़ लो, सही है। और उसके बाद में सिर्फ एक ही किताब बची आपकी, वो है ल्यूसेंट को आप जैसे मैंने बताया है टॉपिक वाइज टॉपिक कवर
करो हल्के हल्के, ठीक है। तो लुसेंट ही केवल प्रेफर करो, और कोई किताब प्रेफर मत करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है, 2 महीने का टाइम मिलता है और 2 महीने में आपको सब चीज़ पढ़नी है। तो लुसेंट अपने आप में एक ग्रंथ है, आप लुसेंट को पढ़ें। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है कि सर कहाँ से पढ़ना है इस टॉपिक को और लुसेंट में ठीक से नहीं दिया है, तो उसे मेरे लिए कमेंट करें, तो मैं उस टॉपिक को बिल्कुल स्पेशली आपको करा दूँगा, ठीक है साथियों। तो यह रही स्ट्रेटजी। आप अगर इस प्रकार मेहनत करते हैं तो आप देखना कि आप स्कोर बड़ा इजीली 80+ स्कोर कर सकते हैं। अगर इंग्लिश को छोड़ भी दें तो आप 80+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने प्रूफ दिखा दिया है, क्योंकि मैंने 2 बार यानी कि 99 परसेंटाइल स्कोर अचीव कर रखा है। तो साथियों अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, और तब तक के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।